आदरणीय मंच, अनुराग जी, तालियां कैसी बजती है मैं आपको बताता हूं। जय महाराष्ट्र। तालियां दोनों तरह से और दोनों तरीके से बजती है। कुछ भावनात्मक अगर बोल दो तो भी तालियां बजती है, और कुछ विकासात्मक अच्छी बात करो तो भी तालियां बजती है। इसका मतलब ये है कि हमारे युवा भी जागरूक होते जा रहे हैं। कहाँ तालियां बजाना पड़ता है उन्हें अच्छी तरह से पता है। मैं राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बड़े मंच पर एक छोटे कस्बे से चुन के आए हुए एमएलए की, जो कि सेकंड टर्म है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 2 शब्द कहने के लिए संधि दी है। उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कहता हूँ कि मैं सुबह से ये सेशन देख रहा हूँ और देखते हुए मैं सोच रहा था, ओबामा के बारे में भी मैं सेशन सुना, तब मेरे दिमाग में थोड़ी सा एक सब्जेक्ट, एक विचार ऐसा है कि इस दूसरी छात्र संसद का ओबामा कौन है। और तभी मैं विचार कर रहा था तो मेरे विचार में एक बात आई कि छात्र संसद का ओबामा अगर कोई है तो है हमारे राहुल जी कराड़, कि जो इस प्रमाण में इस देश में एक नई सोच लेकर इस युवाओं में जागृति करने की भावना से इस एमआईटी कॉलेज में पूरे देश के प्रतिनिधि यहां बुलाया है। जो हरदम हम देखते हैं, मीडिया के हमारे दोस्तों को भी हम शुक्रगुजार है कि हम देखते रहते हैं कि राजनीति को कैसे गालियां देना पड़ता है, वो मीडिया में कैसे दिखाना पड़ता है, कैसे कैसे वहां पे बैनर लगाए जाते हैं। लेकिन ये भी आप सोचते होंगे कि जब मैं एक ही क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं मेरे सब मित्रों से, कि जो स्टेज पर बैठे हुए जो युवा सांसद है, युवा पॉलिटिशियंस है, क्या आपको अच्छे लगते हैं? हाथ उठाकर कहिए, अच्छे लगते हैं? देखिए धीरे धीरे तो हाथ उठ ही रहे हैं। इसका मतलब राहुल जी, आपका जो कंसेप्ट है, जो आपने विचार रखा है, जो सोच रखी है, जो छात्र संसद का ये आयोजन किया है, उसका यही सबसे बड़ा जो इसमें से निकल के आया है वो यही बात है कि जो युवाओं में हम देखते हैं कि युवाओं में जो निराशा बढ़ती है, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, कुछ बातें चलती रहती है, भ्रष्टाचार के नए रोज प्रकरण आते रहते हैं और उससे युवाओं में एक निराशा बढ़ती है। लेकिन युवाओं को जागरूक करके उनमें आशाएं पैदा करना, यही आयोजन का मतलब है। और मैं यहीं से एक ही आखिरी मेरी बात कह के समाप्त करने वाला हूं कि यही युवा छात्र सांसद जो है वो महाराष्ट्र में मराठी छात्र सांसद, वो मेरे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से मैं चालू करने वाला हूं, राहुल जी से प्रेरणा लेके, और मराठी में वो छात्र सांसद होगी और उसमें से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को एक नई सोच और एक नई दिशा देके उन्हें पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना। और पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने के साथ में मैं एक आपको कहना भी चाहता हूं कि पॉलिटिक्स कोई विरासत में मिलती नहीं है। हमने छोटे कस्बे से पॉलिटिक्स चालू किया, सामाजिक कार्य में काम चालू किया, एक गरीब घर से चालू किया, लोगों को पसंद आया, पार्टी को पसंद आया और उस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन नेता बन के नहीं, कार्यकर्ता बन के रहना सीखो तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, देश का भविष्य होगा। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मेरे विचार को खत्म। Dear friends, first of all, I welcome all the dignitaries on the dais, the great visionary leader, founder of this MIT Institute, Honorable Shri Vishwanath Karad ji, our youth visionary and our dear friend Honorable Shri Rahul Karad ji, Honorable Vibhuti Narayan Rai ji, Shri Anurag Thakur ji, Madhu Gaud Yakshi ji, Mahesh Tapase ji, Sanjay Kute ji, and all my dear friends on the dais, all those friends who have come from all over the country and all over the Maharashtra state. I welcome all of you to this Bharatiya Chhatra Sansad. I take this opportunity to ask all the youths present to think, what is the purpose of coming to this August forum? Why am I here and who am I? What is my role in nation building
and how I can make the difference for the country. These few questions have all the replies. Why all of us are sitting here and what exactly you want. There is another leading question perhaps all of you have in mind. How alone I can change the country and make a difference in the country. अगर आप अकेले चलना शुरू करोगे तो कारवां जुड़ता जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे. But you have to ensure that your path is with the right intention and the purpose is noble. If your aim is to seek Lok Sabha or Vidhan Sabha ticket, this is not the road what we are looking for. Dear friends, you know what is the biggest problem that our country is facing at this point. All the speakers before me have touched this point. Corruption. Do you all agree with this? What is the biggest problem that today's corruption we are facing? Corruption is not only in politics, not only in police, not only in the administration or in the judiciary, but it also flows in our veins. Suppose if you have to travel urgently and if you don't have a confirmed ticket, your travel, the easiest way what you find is try to take out some extra money. Do it say that this is corruption? No. But for some, it is convenience. For some, it is some extra income. So the matter of fact is, it's way of getting your way done. I would like to remind you of a statement of E. Sridharan, the metro man who created Delhi Metro a reality. People say there is so much of corruption that we cannot progress in this country. And yet one man became the part of the system and created miracle, not just one, but two, Delhi Metro and the Konkan Railway, that too without any cost escalations. Dear friends, you also can make a difference. How? More and more educated youths like each one of you sitting here should join politics. You want to make a difference? Be in the seat of power and have the liberty to think about the welfare of your fellow countrymen and then talk about the difference. Be it a small initiative, the path is long and the goal is quenching. You have the youth vision, vigor and versatility to make the world's biggest democracy also the world's biggest economy. Read, seek and conquer. We all sitting on dais are here to guide you on this journey. So if you have the GPS and the vehicle, now you have to take the initiative to pave your path where you can make a difference for the country. I once again invite each of one to join politics and create a difference in this entire system. Jai Hind, Jai Maharashtra. न जाने कैसे परिंदे उड़ान भूल गए, जमीन याद रही आसमान भूल गए. न जाने कैसे परिंदे उड़ान भूल गए, जमीन याद रही आसमान भूल गए. हमारी राजनीति में कुछ ऐसे भी नेता हैं, हमारी राजनीति में कुछ ऐसे भी नेता हैं, मिली हवेली तो कच्चे मकान भूल गए. मैं इस देश के युवाओं को कहना चाहूंगा कि तुम उनकी बातों पर हरगिज यकीन मत करना, कि तुम उनकी बातों पर हरगिज यकीन मत करना. ये लोग वो हैं जो देकर जबान भूल गए. छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पवित्र विचारों को प्रणाम करते हुए आज इस भारतीय छात्र संसद के आयोजक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री मधु गौड़ जी, श्री नीलेश पार्वेकर जी, अभिजीत पांसे जी, संजय कुटे जी, हमारे युवा साथी और दोस्त राहुल कराड़ जी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लोग इस महफिल में हैं, इस कार्यक्रम में हैं, वो इस देश के युवा, मेरे साथी,
मेरे फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, दोस्तों, जब नीचे से सीटी बजी, जब पीछे से सीटी बजी, तो मंच पे किसी ने कहा कि हमें डिसिप्लिन में बैठना चाहिए। जब पीछे से सीटी बजी तो ऊपर से किसी ने कहा कि हमें डिसिप्लिन में बैठना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश का युवा बहुत बैठ चुका, अब उसे जाग जाना चाहिए। यहां पे आए हुए युवा बैठने के लिए नहीं तो एक्शन देने के लिए आए हैं। आपको सुन के, आपके बारे में अध्ययन करके, आपसे विचारों का बल लेके इस देश की राजनीति की दिशा बदलने की ताकत इस युवा में है, इसलिए वो यहां पे आया है। और सीटी क्या है? सीटी एक प्रतीक है, एक चेतावनी का, क्योंकि पुलिस वाला भी चोर के सामने सबसे पहले सीटी बजाता है। सीटी चेतावनी है रुकने की। अगर कुछ गलत होता है तो पुलिस वाला सीटी बजा के उसे रोकता है। तो अगर आपको सीटी बजानी है तो इस मंच के बाहर जाकर, अगर कहीं गलत हो रहा हो, शासन की तरफ से गलत हो रहा हो, लोक प्रतिनिधि के माध्यम से गलत हो रहा हो, तो उसके सामने जो आपको सीटी बजानी है, राहुल कराड़ जी के सामने नहीं। फ्रेंड्स, इस देश में, हिंदुस्तान में रहने वाले युवाओं को अब तक बहुत ही कठिन रूप से उनको कंट्रोल किया गया। उन्हें अपने विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिला, और इसीलिए आज मैंने आपको फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अब फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, यहां पे आया हुआ युवक सोल्जर ऑफ डेमोक्रेसी बन के जाएगा। राहुल कराड़ के इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट का यूथ, टुडे ही हैज बिकम अ सोल्जर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड एज अ सोल्जर you have to take the oath of democracy. And what is that oath? That I will not discriminate against any candidate on the basis of caste, creed, and religion. I will not promote divisive politics which are threat to the communal harmony and national integration. I will not allow self-interest to be over and above the national interests of this country. I will not accept, nor will allow others to accept any gratification for casting thy vote. I will ensure that all members of my colony go and vote on the day of election. I will discharge my fundamental duties towards the state with utmost sincerity and honesty. ये oath of democracy हमें लेनी है, क्योंकि बहुत से युवा अलग अलग मंच पे हमें मिलते हैं, और अगर उनको पूछो कि भाई तुम्हारे गांव में चुनाव हुए तो तुमने वहां पे मतदान किया क्या? नहीं साहब, मैं तो पिक्चर देखने गया था। तो काफी अलग अलग सारी चीजें हैं। हमारे आए हुए मेहमानों में काफी सारी बातें बताई हैं, लेकिन महाराष्ट्र का युवा, आप लोग महाराष्ट्र में आए हैं, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का एक ऐसा राज्य है कि जिसका युवा बहुत ही पारदर्शक है, बहुत ही बड़ी विजन रखने वाला है। इस देश का तख्ता बदलने की ताकत अगर किसी युवा में है तो वो मेरे सामने बैठा हुआ है। और आज इस सांसद से उठने के बाद जो जोश से हम जाएंगे, इस बुलंद भारत की तस्वीर हम बनाएंगे। इतना ही कहते हुए इस सोल्जर ऑफ डेमोक्रेसी को मैं सलाम करता हूं। जय हिंद। खरं तर मी इथे मराठीमध्ये भाषण करणार होतो, पण राहुलजींनी विनंती केली की देशाच्या अनेक भागातनं इथे लोग आलेले आहेत, तो मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये मंच मैं राहुल जी को
धन्यवाद देता हूं। आपको भी सभी को पता है कि ये मंच किसी एक पार्टी या पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना है। हम सभी पार्टियों के लोग हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं वो यूथ इन पॉलिटिक्स की। तो मैं ऐसा समझता हूं, पहली दफा तो ये दिमाग से एक बात तो निकाल देना कि अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाना हो तो मुझे किसी पार्टी का पल्लू पकड़ के ही पॉलिटिक्स में जाना है। अपने विचार स्वतंत्र रखना चाहिए। ये बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन शुरुआत में ही प्रोफेसर राय ने एक उदाहरण दिया। किसी ने संभ्रम में आके उनसे पूछा, क्या युवकों को राजनीति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए, उनको चोरी सिखाओ, उनको डकैती में जाना चाहिए, उनको रॉबरी में जाना चाहिए। तो वो शर्मिंदा होके चले गए, ऐसा प्रोफेसर राय को लगा। लेकिन वो वैसी बात नहीं है। उसके आगे की बात वो प्रोफेसर ने सुनी नहीं। वो चुपके से बोला कि राजनीति में जाके तो सभी तो यही तो करते हैं। हमारे सामने राजनीति का चित्र बहुत स्पष्ट स्वरूप से यही है। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, बहुत सेशन सुने, इसके पहले के भी सेशन सुने भारतीय छात्र संसद में। मैं दूसरी बार यहां पे आया हूं। हर एक यहां पर वक्ता कहता है, वो हमेशा सही है, कि आपके निर्भर कल का भारत है। आप इस देश का भविष्य हो। आप ये उज्जवल देश बनाने वाले हो। इस देश को दुनिया में सबसे आगे आप लेके जाने वाले हो। मतलब क्या करना है वो तो मुझे पता नहीं चला। एक्झॅक्टली करना क्या है? सगळेजण म्हणतात की आम्हाला आमच्या देशावरती आमचा देश पुढे नेण्यासाठी सब यूथ इकट्ठा करना चाहिए, सब यूथ काम करना चाहिए। लेकिन क्या काम करना चाहिए ये अभी तक पता नहीं, क्योंकि राजनीति में जाने के लिए एग्जैक्टली दो तीन चीजें हमें पता है कि एक तो हमारे एरिया का अगर कोई नेता हो तो उसके बर्थडे पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हो तो वो पॉलिटिक्स का पहला स्टेप रहता है। और वो होर्डिंग्स भी ऐसे कोने में लगाने चाहिए कि जिधर हम होर्डिंग्स का कॉर्पोरेशन टैक्स भरते नहीं है। तो शुरुआत तो ये तो पहला कदम हो गया। दूसरी बात, हमें हर एक मोर्चा में जाके, हर एक आंदोलन में जाके, आंदोलन क्या है, प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या है ये पता नहीं, लेकिन 2-4 पुलिस केस तो होने चाहिए। तीसरी स्टेप, अगर बड़ा नेता हो तो उसके पास बड़ा टेंडर लेके जाना चाहिए, छोटा नेता हो तो कॉर्पोरेशन का चल सकता है। सभी यहां पर हमारे यहां एक मूलभूत प्रश्न की बातें पिछले 6 महीने से चालू है, वो है भ्रष्टाचार। पिछले 6 महीने से आज का आंधी है, अन्ना हजारे, गांधी है, सबने अपने अपने टीवी पे देखा है। मैं हूं अन्ना की कैप, टोपी हमने पहनी है। बहुत सारे जन ने मैं हूं अन्ना का टी शर्ट भी पहना है। और हमने सभी ने आंदोलन किया है, लेकिन अपने अपने टीवी के सामने। दिल्ली तक तो कोई पहुंचा नहीं। मुंबई में गए तो मुंबई तो बहुत दूर है, ट्रैफिक जाम होता है, उधर भी नहीं कोई पहुंचा। हर चौराहे पे, हर एक नुक्कड़ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अन्ना हजारे सही है, गलत है, ये लोग जन लोकपाल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जन लोकपाल है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूं बहुत कम जन को मालूम है कि जन लोकपाल एक्चुअली क्या है। वो ठीक है, एक आदमी उठ के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है तो हमें उसका समर्थन करना ही चाहिए। लेकिन अन्ना जब अनशन करते हैं तो मुझे सही दिल से, मुझे मत बताओ, अपने आप से पूछो कि मेरा सपोर्ट है भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के लिए और मैं अन्ना के साथ हूं। मुझे सही मुझे मत बताओ, खुद को बताओ, एक अनशन घर पे किसने किया है? ऐसे देश में बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने, मैं अनशन करता हूं, मैं आज कुछ खाऊंगा नहीं, मेरा सपोर्ट है, तहे दिल से सपोर्ट है। दोस्तों, पॉलिटिक्स में रखने का कदम पहला यह है। अगर मैं मेरे घर पे अगर एक दिन का अनशन कर सकता हूं तो मैं अन्ना हजारे को सपोर्ट करता हूं। यह भावना पहले अपने प्रति एक मन में आनी चाहिए, बाद में हम जन लोकपाल और भ्रष्टाचार निर्मूलन की बात करेंगे। खुद से शुरुआत करनी चाहिए। हम लोग नहीं है ऐसे घराने के जो राजघराने हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि राजकारण में हमारे पीढ़ी जात, हमारे बाप जाते इधर बैठे। बहुत सारे हैं, उनके आगे की नस्ल, आगे की पीढ़ियां भी बहुत सारा अच्छा काम कर रही है।
तो हमें करना चाहिए पिछले 64 60 65 साल पहले स्वतंत्रता के पहले राजनीति का मतलब था देश सेवा, राजनीति का मतलब था देशभक्ति, राजनीति का मतलब था समाज सेवा। अब हम लोग जब बात करते हैं तो राजनीति में जाने की बात करते हैं तो अलग बात करते हैं, और सामाजिक काम और समाज सेवा करने की बात करते हैं तो अलग बात करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि अगले कई वर्षों में ये अगर अर्थ एक दूसरे से जुड़ जाएगा तो ही इस देश का भवितव्य उज्जवल रह जाएगा, और ये देश का देशभक्ति, देश सेवा और राजनीति, इन दोनों का अर्थ जोड़ने का काम अगर हम लोगों ने किया तो हम लोग युवा शक्ति, देशभक्ति और पूरी तरह से देश के प्रति काम कर सकते हैं, राजनीति में काम कर सकते हैं। हमें एक ऐसा सामने एक चित्र आ जाता है कि राजनीति में आमदार हो, खासदार हो या एमपी हो या कोई मंत्री हो तो पहले तो सामने अपने आ जाता है, उसके आगे पीछे घूमते वाले 10-12 गाड़ियां, उसके 2-4 बंगले, उसका रुबाब, उसके आगे पीछे घूमने वाले पुलिस लोग। उनमें रह के भी बहुत कम लोग हैं जो सचमुच इस समाज का काम कर रहे हैं। यह अगर बदलना चाहिए तो मैं समझता हूं जो ठाकुर जी ने कहा कि इस बात की समाज सेवा की शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। राजनीति में जाने का पहला मार्ग है समाज सेवा। मैं समझता हूं आप में से जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है, जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, वो पहले एक 3 महीने में हमेशा एक रक्तदान का प्रयोग करें। दूसरी बात, अपने गली कुचे, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में सामाजिक गठबंधन के लिए सामाजिक सेवा करें। अपने जिले के आसपास जो सामाजिक कार्य करने वाली संस्था है उसके लिए हफ्ते में 1 दिन दे दे। मुझे लगता है नेता बनने के लिए कोई पोस्टर्स की जरूरत नहीं, अपना काम देखा जाएगा, अपना काम बोला जाता है, और यही काम की शुरुआत अगर आप करेंगे, ये पहला कदम आपका रहेगा पॉलिटिक्स के प्रति। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया परम श्रद्धेय विश्वनाथ कराज साहब, राहुल कराज साहब, अनुराग ठाकुर साहब, याक्षी साहब, यहाँ पर जो महाराष्ट्र से एमएलए हैं, और यहाँ पर बैठे जो मेरे मित्र हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और कि मुझे एक मौका मिला यहाँ पर अपने विचार रखने का। और जो सब्जेक्ट है वो ये है कि छात्र और राजनीति। मेरा मानना यह है कि छात्र या हमारा युवा भारत जो है, यह हमारी राष्ट्र की एक अनमोल शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस जो राष्ट्र युवा शक्ति है, उसकी ऊर्जा का हम सही इस्तेमाल और सही जगह उसका ठोस इस्तेमाल कहां पर कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि आज भारत के सामने चारों ओर से चुनौतियां मुंह खड़ी हैं। मुझे राहुल जी ने कहा कि 2 मिनट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस समय मैं अपनी बातें समाप्त करूं। आज हर क्षेत्र में हमें सुधार की जरूरत है। हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि राजनीति में आने की बात हो रही है कि युवा राजनीति के साथ आए। लेकिन दिनकर जी ने कहा है कि युद्ध में जय बोलने वालों का भी बड़ा महत्व होता है। यानी आप राजनीति के साथ अपने आप को जोड़ें तो अपने आप धारा निकलती जाएगी, और जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं उनको बदलने का अगर हम संकल्प लें तो वो दिन दूर नहीं जब हम विकसित राष्ट्र की जो हमारी परिकल्पना है वो हम पालेंगे। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, कौन सी दिशा हमें चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें हमारे साथ हमेशा कंफ्यूजन रहा है, और पिछले 7-8 साल में पत्रकारिता के समय और 6 साल संसद में रह के लोकसभा टेलीविजन में काम करके मैं इस धारणा को भली भांति इससे परिचित हो चुका हूं। मित्रों, राजनीति में आने का अवसर इसलिए चाहिए क्योंकि कानून बनाने की ताकत संसद के पास है, कानून बनाने की ताकत हमारी विधानसभाओं के पास है, प्रोग्राम पॉलिसी सरकार बनाती है। लेकिन आज ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कुपोषण हमारे देश के लिए राष्ट्रीय शर्म है। इस राष्ट्रीय शर्म का निवारण क्या है, वो भी तो आप ही को ढूंढना होगा। अटल जी ने कहा था कि कौन कौरव कौन पांडव, टूटा सवाल है क्योंकि दोनों ओर शकुनी का कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। आज बिना श्री कृष्ण के महाभारत होना है, कोई राजा बने रंक को तो रोना है, रंक को तो रोना है।
तो ये चुनौतियां हमारे सामने, मैं आपको बताऊं मित्रों, हमारे सामने चुनौतियां क्या है। हमारे सामने उच्च शिक्षा की चुनौती क्या है। 100 में से केवल 12 बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। आप खुशनसीब हैं, आपको यह मौका मिला। हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में क्या चुनौतियां हैं। अर्बन सेक्टर में जहां 1722 में एक डॉक्टर है, वहीं ग्रामीण भारत में 34,000 लोगों में एक डॉक्टर है। यह स्थिति हमारे ग्रामीण भारत की। 3.5 करोड़ से ज्यादा मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। लोग तारीख पे तारीख से परेशान हो चुके हैं। और मैं आपको आगे बताता हूं आज इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हमारे देश में क्या है। हमारे पास सड़कों का अभाव है, हमारे पास पोर्ट्स का अभाव है, और हमारी बिजली की व्यवस्था तो बिल्कुल तौर पे चरमराई है। तो एक अच्छे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जहां हमें ऊर्जा की जरूरत है, तो ऊर्जा आएगी कहां से। सवाल होता है युवाओं का, हमें कैसी सोच चाहिए, हमें कैसा मार्गदर्शन चाहिए। मुझे लगता है ये मार्गदर्शन ये भारतीय छात्र संसद दे रही है। ये शुरुआत हो चुकी है, और ये जो कारण है करात साहब, ये अतुलनीय है, ये ऐतिहासिक है। ये बिल्ले ही कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन और भी मैं आपके सामने मसले रखना चाहूंगा, बस 2 मिनट में और लूंगा, मुझे मालूम है। लेकिन चुनौतियां, मैं जानना चाहता हूं चुनौतियां क्या। ये मंच है तो आप युवा जनता को ये चुनौतियां मालूम होनी चाहिए कि मुझे कल कैसा भारत मिलेगा और मेरे सामने कौन सी वो चुनौतियां हैं। चुनौतियां हैं राजनीति में प्रवेश की। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के प्रधानमंत्री को 16 सितंबर 2006 को एक खत लिखा। उस खत में क्या लिखा, देखिए, यह दुर्भाग्य है इस राजनीति के लिए कि अगर आप जनप्रतिनिधि कानून रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अगर आप संशोधन नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग आपकी संसद और विधानसभाओं में दिखेंगे। और मित्रों, ये मुमकिन है क्योंकि हमारे कानून में इसका प्रावधान है ही नहीं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे दूर रखा जाए। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का सवाल मैं उठाता हूं। कितनी समितियां बनी 1975 में, तारकुंडे समिति, एनएन बोहरा कमेटी, गोस्वामी कमेटी, उसके बाद गुप्ता कमेटी, उसके बाद लॉ कमीशन, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, उसके बाद चुनाव आयुक्त के संशोधन। लेकिन उस कानून में संशोधन की किसी ने गुजारिश नहीं की। तो आपको आके इस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट को बदलना है ताकि अच्छे लोग, अच्छी सोच के लोग, अच्छे युवा नेता वो सामने आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ना सिर्फ राजनीति बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं हमारे सामने। सैम पेत्रोदा साहब ने कल एक बड़ी सही बात कही थी कि हमारे देश में चुनौतियां भी हैं, उनके समाधान भी हैं, लेकिन उस समाधान को कैसे समापन किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। वो राजनीतिक प्रतिबद्धता जब तक नहीं होगी, इन चुनौतियां हमारे सामने हमेशा रहेंगी। मित्रों, हम कहते हैं हम चीन से क्यों आगे निकल जाएंगे। चीन एक सुपर पावर बन चुका है, अमेरिका को भी कहीं ना कहीं धकेल रहा है पीछे, क्योंकि हमारे पास एक युवा भारत है और हम चीन को भी पछाड़ देंगे, इसलिए कि युवा शक्ति हमारे साथ होगी। और मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण, बहुत ही 1 मिनट में संक्षेप में बताऊंगा। एजुकेशन, कल बहुत बातें हुई एजुकेशन, लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश के लिए सबसे जरूरी, करात साहब, अगली बार अगर आप कोई संसद रखें उसमें बात करें कि भारतीय किसान के सामने क्या चुनौतियां हैं। जब तक किसान इस देश की खेती का भला नहीं होगा, तब तक आप कितना एजुकेशन, कितना हेल्थ रिफॉर्म, कितना इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, कितना एजुकेशनल रिफॉर्म, कितना इलेक्शन रिफॉर्म कर डालें, कुछ नहीं होने वाला। जब लोगों को पेट में भोजन नहीं मिलेगा, कुपोषण की बात होती है, जब तक हमारे पेट में भोजन, भूखे भजन ना होए गोपाला, क्या करेंगे एजुकेशन से, हेल्थ से। पहले आप फॉरमोस्ट फूड सिक्योरिटी अपनी देश की जिंदा रखिए। मित्रों, 41% किसान, सरकार का ये सर्वे कहता है 41% किसान किसानी छोड़ना चाहता है, विकल्प की तलाश में है। 81 लाख किसान फार्मिंग को अलविदा कह चुके हैं क्योंकि कहते हैं प्रॉफिटेबल मुद्दा नहीं है, ये अच्छा बिजनेस नहीं है। ये चुनौती हमारे सामने, अगर किसान नहीं होगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारे अनाज का क्या होगा जो हमें अपने भरण पोषण के लिए चाहिए। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि सब चीजें प्रतीक्षा कर सकती हैं, कृषि नहीं। लेकिन किसी का हाल क्या है, 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार। मैं आज यहां एक पत्रकार के नाते नहीं, एक विद्यार्थी होने के नाते सवाल उठाना चाहता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि जवाब दें इसका। कुपोषण का अगर ये आंकड़े आए हैं, आप प्राथमिकता में रखिए कि एक एक बच्चे को हम वो सुविधाएं देंगे कि कुपोषण का भारत में नामो निशान नहीं रहेगा। और ये बाकी देशों ने करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, बाकी देशों ने करके दिखाया है तो हम कर सकते हैं। मित्रों, फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां दोहराना चाहूंगा, भरी दोपहरी में अधियारा
सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे न मंजिल, ये हमारा पड़ाव है। हम पड़ाव को समझे न मंजिल, वर्तमान के मोहजाल पर आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत आप बहुत दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। Session 5, Join Politics, Lead Your India, or in sense, Lead India. We, the student leaders assembled here in the second Bharatiya Chhatra Sansad, hereby resolve and appeal to the government to constitute a committee consisting of members from national and regional parties to seek consensus to debar the candidates with criminal background from contesting elections at any level. भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने क्या कहा? यस और नो? 92.75% लोग ये कहते हैं कि ये प्रतिबंध लगना चाहिए। आपराधिक छवि के लोगों को राजनीति में किसी भी दृष्टि से नहीं आना चाहिए। और आप देख सकते हैं सिर्फ 7.25% ऐसे लोग हैं जो राय रखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा ये संकल्प, ये रेजोल्यूशन देश और दुनिया तक हम पहुंचाएंगे। भारतीय छात्र संसद